हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी जी-20 जो समिट होना है कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान चाहता है कि ये समिट हो। पाकिस्तान के क्या क्या रिज़र्वेशंस हैं और क्यों हैं? इस पे बात होगी। इसके साथ-साथ जी-7 समिट जो जर्मनी में हुआ, उसमें क्या चीज़ें क्या डेवलपमेंट्स हुई और चीन के हवाले से वहाँ पर एक बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आई। $600 बिलियन का एक प्रोजेक्ट वो लोग शुरू करना चाहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। और इसके साथ-साथ हाई लेवल जो एक डायलॉग हुआ बीजिंग के अंदर, जिसमें दुनिया के गालिबन 10 से 12 बड़े ममालिक शामिल थे, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पे नहीं था और पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफिस ये कह रहा है कि हिंदुस्तान ने हमें वहाँ से निकाला। हालाँकि हिमालय से ऊँची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है हमारी चीन के साथ, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें क्यों हुई? आज डिस्कशन में मेरे साथ 2 मुअज़्ज़ज़ जो गेस्ट हैं वो शामिल होंगे, लेकिन पहले गेस्ट मेरे बड़े अच्छे दोस्त और पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब तो जॉइन कर चुके हैं, उनको शुक्रिया कहेंगे और थोड़ी देर में पाकिस्तान से भी एक एनालिस्ट मुनव्वर महर साहब भी हमें जॉइन करेंगे, उनसे भी पूछेंगे पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव कि वो क्या कहते हैं। लेकिन सुमित जी से स्टार्ट लेते हैं कि हिंदुस्तान जी-20 समिट को होस्ट कर रहा है, लेकिन वो कहते हैं कश्मीर में हमने करना है। वैसे ही जी। कश्मीर में पिछले 1 डेढ़ साल में हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखी, सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट, यूएई की इन्वेस्टमेंट और बहुत दुनिया के लोग वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है। लेकिन जी-20 और पाकिस्तान की रिज़र्वेशन, तो पहले तो सुमित भाई से हिंदुस्तान का पर्सपेक्टिव पूछेंगे। सुमित जी, क्यों हिंदुस्तान चाहता है कि समिट जो है वो कश्मीर के अंदर हो? देखिए फ़खर भाई, नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सर, इसमें 2-3 पर्सपेक्टिव है, मैं डायरेक्ट बोलूँगा आपको। पहली बात देखिए, कश्मीर इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरी बात, 335 और 370 हटाने के बाद एक वहाँ जो अब नॉर्मलसी आ रही है, वहाँ आपने सही बोला, सऊदियों की इन्वेस्टमेंट आ गई, यूएई की इन्वेस्टमेंट आ गई, यूएई के कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में दिखाना, बताना, इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता अगर आप जी-20 वहाँ कर लो। क्योंकि कुछ लोग ये मानेंगे भाई वहाँ रिस्क भी है। अगर वहाँ कुछ ऐसी घटना हो जाती है, कुछ ऐसी परिस्थिति घट सकती है, इट कैन आल्सो टर्न अराउंड। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आप वहाँ अपना यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को ले रहे हो, ना इंटरनेशनल रिपोर्टर्स को ले रहे हो, आप पूरे जी-20 को वहाँ ले जा रहे हो। अगर जी। जी-20 आएगा तो पूरा डिप्लोमैट्स आएँगे, मीडिया आएगा, काफ़िले आएँगे, डेलीगेशंस आएँगे, तो मतलब कुछ 100 कुछ हज़ार लोग इसमें आएँगे। अगर ये जी-20 का समिट वहाँ होता है, देयर कांट बी अ बेटर प्रूफ ऑफ पुडिंग कि एवरीथिंग देयर इज़ बैक टू नॉर्मल, थिंग्स आर नॉर्मल, और वहाँ के लोग, वहाँ की जनता क्या चाहती है? अगर वहाँ के लोग, वहाँ की जनता ये नहीं चाहती तो वहाँ आप कराते नहीं, वहाँ संभव हो नहीं। आज इसमें ये अप्रिशिएट करने की बात है फ़खर भाई, इंडिया का कॉन्फिडेंस इतना बड़ा हो गया है, यू आर एबल टू कैरी द 20 पावरफुल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन कश्मीर, और वहाँ जी-20 आप करने की सलाहियत रखते हो, वहाँ की हिम्मत रखते हो, अपना वर्चस्व रखते हो और अपना इरादा रखते हो। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसको कुछ लोग इसको रिस्क भी की तरफ से देखेंगे कि जी। भाई कुछ टेररिज्म अब भी एक्टिव है, क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी हो सकती है, कुछ हो सकता है। बट इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट वहां कराना, और जैसे ही ये ठीक संपन्न हो जाएगा, दैट विल सेट द बॉल इन मोशन, एंड दैट विल सीमेंट दैट एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। और वहां ग्राउंड पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई रेजिनमेंट नहीं है जिसको छुपाया जाए, जिसको पर्दे के नीचे दबाया जाए, जिसको हम दुनिया को नहीं बताने चाहते, नहीं दिखाना चाहते। इससे बेटर प्रूफ, मतलब ना, प्रूफ कहते हैं ना, द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन ईटिंग। इससे बेटर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता और कोई हो सकता है। तो ये इंडिया के एक नए कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, कश्मीर को लेके एक नई एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को दर्शाता है, और ये भी दिखाता है कि इंडिया का, मतलब जो एशिया में एक पावर स्टेटस है, वो किस लेवल पे कॉन्फिडेंट है आज, किस लेवल पे इंडिया का कॉन्फिडेंस है। क्यों कहते हैं जी हम जाके कश्मीर में जी-20 करेंगे। एनीवे कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो हम तमिलनाडु में करें, चंडीगढ़ में करें, आंध्रा में करें, या हम गुजरात में ठीक। करें, ठीक वैसे ही उसी तरह से कश्मीर में कर रहे हैं। अच्छ अब यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जी, जी। पाकिस्तान ने इतराज किया है, बट फखर भाई देखिए,
अगर कल आप लाहौर में करें या सुमित बलोचिस्तान भाई, में तो करें बस या आपको एक सिंध में सेकंड करें, के लिए रुकूंगा। मुनव्वर मेहर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी व्यूअर्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, उनको थैंक यू कहेंगे। मैंने इंट्रो में आपको बताया था अभी, क्योंकि हम स्टार्ट ले चुके हैं, कुछ ही मिनट हुए हमें। तो उनका टेक लेंगे, लेकिन सुमित पीर साहब अपना टेक मुकम्मल करेंगे तो उसके बाद हम मुनव्वर मेहर साहब की तरफ जाएंगे और उनसे कहेंगे कि अगर थोड़ा सा अपना जो शॉट है अगर उसको लूज कर दे, कैमरे को पीछे कर दे, तो ज्यादा उनका बेहतर फ्रेम बन जाएगा। जी सुमित भाई प्लीज। देखिए, मैं फखर भाई ये कह रहा था, देखिए आप कल को एक सबमिट करें पाकिस्तान में, आप पेशावर में करें, सिंध में करें, जी बलोचिस्तान में करें, हमें उस पर क्या आपत्ति है। अब यहाँ सोचने की बात ये है, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट तो कर लिया, जी अगर ये G20 वाले तब भी आते हैं, मुझे लगता जो अब तक मैंने देखा किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो पाकिस्तान को इतना बड़ा डिप्लोमेटिक रिस्क और एम्बेरसमेंट लेने की जरूरत क्या थी। अगर आपको इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप बोलेंगे लोग नहीं आएंगे, देन इट वाज वर्थ द शॉट। अगर आपने बोला भी लोग तब भी आ गए, ये समिट भी हो गया, डजंट दैट वीकन फर्दर पाकिस्तान पोजीशन on the subject matter as such? Was this risk worth taking in the current economic and geopolitical scenario? That is the question which the foreign minister of Pakistan has to answer and contemplate. जी अच्छा, एक तो सुमित पीर साहब, आपने अपनी बात कर ली, बिल्कुल हिंदुस्तान का पर्सपेक्टिव आपने सामने रखा। लेकिन अभी हम बात करेंगे इस वक्त जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट हैं पाकिस्तान से, मुनव्वर मेहर साहब। मुनव्वर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी फकर, आवाज आ रही है। मेरी आ रही है आपको आवाज? जी जी, बहुत अच्छी, बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, सुमित भाई ने एक बात की कि कश्मीर हमारा इंटेग्रल पार्ट है। हम बेशक चंडीगढ़ में करें, न्यू दिल्ली में करें, मुंबई में करें या किसी और जगह करें, किसी को ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम ये समिट कहाँ पे करवाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि G20 को होस्ट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के कंसर्न्स कश्मीर के हवाले से बहुत ज्यादा है, आपका क्या टेक है एज एनालिस्ट, क्योंकि आप बहुत सारी रिसर्चेज और PhD और इस रीजन के ऊपर आपका बहुत सारा काम है, आपका क्या टेक है इसके ऊपर? फकर, थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस शो में, और समित को मेरी तरफ से इस्लाम। अच्छा, अब जहां तक ये आपके फकर सवाल की बात है, देखें इसमें ये है, एक तो ये है कि इंटीग्रल पार्ट कश्मीर जो है वो तो इंडिया कहता है ना, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि वो एक डिस्प्यूटेड एक टेरिटरी है कश्मीर। अच्छा, अब आते हैं कि ये जो ये जो है जो G20 की जो समिट की बात हो रही है, देखें हमें ये इस चीज को एनालाइज करना पड़ेगा अपने जिंगोइज्म को साइड पे रख के, ठीक है, कि हिंदुस्तान के अंदर जो है वो दुनिया अब क्यों इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रही है। उसके कुछ फैक्टर्स है, मोहरकात हैं। आज से 20 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। आप देखें हिंदुस्तान की जिस वक्त जो इकोनॉमी है, मैशत है, वो बहुत बड़ी एक जो है इकोनॉमिक एक पावर है, बन चुका है, उसमें कोई शक नहीं है। उसके अलावा हिंदुस्तान की जो सॉफ्ट पावर है वो हमसे ज्यादा है। उसके अलावा हिंदुस्तान आप देखें दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट आपका वेपन इंपोर्टिंग कंट्री है, ठीक है। ये जो सारी चीजें ये वेस्टर्न कंट्रीज को अट्रैक्ट करती हैं, तो जाहिर बात है ये चीज हिंदुस्तान को एक जो डिप्लोमेटिक, जिसे आप क्लाउड कहते हैं, या आप उससे ग्लोबल एक लिवरेज एक मिल जाता है हिंदुस्तान को, कि हिंदुस्तान की बात फिर ज्यादा सुनी जाती है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया हिंदुस्तान की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है कश्मीर, उसको भी वक्तन फवक्तन उसको भी हाईलाइट करती है। आपने देखा है कि यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म से या EU के प्लेटफॉर्म से उस पर काफी जो है ना रिजर्वेशन या ऑब्जर्वेशन आती हैं जो कश्मीर के अंदर जो सिचुएशन है। लेकिन हिंदुस्तान की ये जो इकोनॉमिक पावर है, हिंदुस्तान का जो एक जो सॉफ्ट जो पावर है, वो उसको ग्लॉस ओवर कर देती है। और ये सारी चीजें जो है वो हिंदुस्तान को एक ग्लोबल जो स्टेज है उस पर एक बड़ा प्लेयर बना देती है, जिसकी वजह से फिर हिंदुस्तान अपने उस लेवरेज को, उस डिप्लोमेटिक क्लाउड को यूज करके ये सारी चीजें कर पाता है। तो ये एक जो है वो उसकी वजह है। आप देखेंगे मोदी के आने के बाद उसकी जो आउटरीच है, स्पेशली आपके जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, जो कभी पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा क्लोज उनके रिलेशंस होते थे, अभी भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने वहां पे बहुत ज्यादा अपना फुटप्रिंट जो है ना वो एस्टेब्लिश कर लिया है, जो पहले आपको इतना ज्यादा नजर नहीं आता था। क्यों? क्योंकि अभी आजकल की जो ये जो 21वीं सदी है फकीर, ये जियो इकोनॉमी की सेंचुरी है, 21वीं जो सदी है, इस पे नेशंस एक दूसरे में देख रही है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। आप देखें कि सबसे ज्यादा इंडियंस आपके सऊदी अरब में है, जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे, दुबई में उनकी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। इंडिया जो है ना सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा क्लाइंट है जो है वो एनर्जी का, तो जाहिर बात है उनको वो अच्छे लगेंगे।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जियो इकोनॉमी का, और उस जियो इकोनॉमी का जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें हिंदुस्तान ज्यादा फिट आता है कंपेयर टू पाकिस्तान। ओके। यही हिंदुस्तान था 20-30 साल पहले, उसको कहा जाता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इतनी ज्यादा हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा स्लो होती थी एशिया के अंदर या साउथ एशिया के अंदर। जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पीछे होते गए, और वो बहुत ज्यादा वो जो था जो है वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, स्पेशली मनमोहन सिंह के बाद उसने वो लिबरलाइजेशन की, इकोनॉमी को ओपन अप किया, जो अब ये मोदी सरकार आके उसके जो बेनिफिट्स हैं वो उसको उससे इस्तेफादा ओके। कर रही। बिल्कुल आपकी ये बात और मेरे ख्याल में हम ये सारे लोग सुमित जी हमसे मेरे ख्याल इस पे एग्री होंगे कि लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान आगे गया। उन्होंने वो स्पेस जो मुस्लिम ममालिक में किसी वक्त हमारे पास थी वो स्पेस, और हमारा सिक्का चलता था, हमारी बात सुनी जाती थी, आज वो चीज़ नहीं है। ठीक है, उन्होंने अभी 2 दिन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया है, लेकिन आज से 3 या 4 साल पहले या इससे भी शायद ज़्यादा दुबई और सऊदी अरेबिया ने सेवल अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को दिया। तो मेरे ख्याल ये बात जो मेहर भाई है हमारे, उनसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि उन लोगों ने इस पे काम किया और वो स्पेस उन्होंने हमसे लेके हमें साइड पे किया। सुमित जी, एक तो ये बात करेंगे कि अभी जो G7 समिट हुआ वहां पे $600 बिलियन के हवाले से एक फंड बनाया जा रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। पहले मतलब अगर हम लास्ट 6 मंथ के मुख्तलिफ किस्म की समिट्स की बात कर लें, वहां पे जहाँ पे अमेरिका भी था तकरीबन मोस्ट ऑफ द टाइम, और हिंदुस्तान भी होता है, तो वहां पे एक पॉइंट बड़ा कॉमन है कि चाइना को एक्सक्लूड करने के लिए कोई बात होती है, वो क्वाड समिट हो, वो कोई मतलब और ऐसी बातचीत हो, ये चीज लाजमी होती है। यहाँ पे भी ये वाली बात हमें नजर आ रही है कि $600 अरब को इसीलिए इकट्ठा फंड बनाया जा रहा है कि चाइना को साइड पे किया जाए और जहां जहां पे वो अपना मतलब इन्फ्लुएंस चाहता है उसको कम किया जा सके। देखिए फखर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और ये मेरा प्रेडिक्शन आपको 1 साल या 1.5 साल पहले मैं कर चुका था कि धीरे धीरे जब कोविड पीक पे था तभी मैंने कहा कोविड को खत्म होने चाहिए। आप देखेंगे धीरे धीरे चाइना पे 360 डिग्री पे शिकंजा कसा जाएगा। कॉड की बात हुई तो उन्होंने बोला भाई ये एरिना ग्लेडिएटर्स है। फिर I2U2 हुआ, उसमें भी तब अच्छा उसमें हिंदू मुस्लिम यहूदी और क्रिश्चियन है, ठीक है जी। तो उसमें ये भी नहीं बोलेंगे भाई ये वो है I2U2। फिर INST बना, OBR की बात करते हो, CPEC की बात करते हैं, INSST शुरू हो गया। और अब ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है इसमें 600 बिलियन का जो फंड रियलाइज किया जा रहा है, अगर आप OBR को देखें या वन बेल्ट रोड जो इनका इनिशिएटिव था उसमें था क्या, ये जो चाइना की जो पॉलिसी थी, इस बहाने जो उनका एक मिडीवल किंगडम का कॉन्सेप्ट है चाइना का, मिडीवल किंगडम के कॉन्सेप्ट में उनका क्या था, इन 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 कंट्रियों में हमारा आना जाना हो जाएगा, हमें फुटहोल्ड की जगह मिलेगी इस रोड के बहाने, ठीक है। अब सीपेक थोड़ा पे 3 साल से काम रुका, सीपेक नहीं होगा तो OBR नहीं होगा। यहाँ दुनिया को लगा यार, पहले देखिए चाइनीज वायरस से पहले चाइना का इतना खराब परसेप्शन नहीं था। अब दुनिया को, पूरे ममालिकों को दिख रहा है ये चाइना है थ्रेट, ये हर पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बन चुका है। अब चाइना को हर जगह से काउंटर किया जाए, चाहे वो मिलिट्रीली हो, वो इकोनॉमिक हो। इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनता है, इतनी कंट्रियां जुड़ती है, अगर भाई चाइना को हवा नहीं है, वो जहाज बाज उड़ा देते हैं जापान के आसपास, वो हवा खा के आ जाते हैं, पता नहीं लगा। इंडियन इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में पता नहीं लगा, I2U2 में पता नहीं लगा, INSST में उन्हें पता नहीं लगा। और अब देखिए चाइना क्या करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पे हर कंट्री में घुसता था, उनको डेट ट्रैप में फंसाता था। जैसे कंट्री डेट ट्रैप में फंस गई फिर उनके खेल शुरू होते थे। जैसे अभी पाकिस्तान को $3.2 बिलियन दिया है, किस कंडीशन पे दिया है, क्या इंटरेस्ट है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, किसी को नहीं पता होगा, वो दुनिया में कोई डिक्लेयर ही नहीं करता। अच्छा बाकी अब कहीं से भी पैसा लो तो बिल्कुल क्लियर टर्म्स एंड कंडीशंस है। अब दुनिया को चाइना के शिकंजे से बचाने के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब चाइना, अब ये जो $600 बिलियन का फंड रेज किया गया, तो अब दुनिया के जितने भी ममालिक हैं जिन्हें पैसा चाहिए, हर कोई देश अमीर नहीं है, हो भी नहीं सकता, तो उन्हें चाइना के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो अब डेमोक्रेसीज के पास आएंगे, वो ऑटोक्रेटिक चाइना के पास जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो टेक्निकल पॉइंट है, इसमें चाइना पैसा कहां से रेज करता है? चाइना पैसा रेज करता है जापान से, यूएस से और यूरोप से। अब जब इन कंट्रियों का अपना फंड हो गया, इससे एक बहुत बड़ी सेंध लगेगी चाइना की। चाइना's capability of raising debt, which is already $50 trillion, will be seriously impacted, क्योंकि चाइना इनसे पैसा उठाता था। मैं मोजाम्बिक में प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, मैं सेशल्स में प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, वो इन मार्केटों से पैसा बहुत सस्ता मिलता है। जापान में आपको, जापान से ले लो, यूएस में ले लो,
इवन यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रियों से पेंशन फंड, दुनिया भर का पैसा पड़ा है। जापान में तो इतना पैसा पड़ा, उन्हें पता नहीं उसका करे क्या। अब जब ये G7 G20 का अपना फंड बन रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो चाइना की फंड रेज करने की कैपेबिलिटी, दिस विल बी सिवियरली इम्पैक्टेड। अब चाइना के लिए पैसा लाना बहुत मुश्किल है, दैट टू व्हेन चाइना हैज अ $50 ट्रिलियन डेट एंड $1 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग कॉस्ट। तो ये जो चाइना जिस बहाने ये सड़कें बना के इधर उधर कब्जे करता था दुनिया में, जैसे वो ग्वादर में कह रहा मैंने 1 मिलियन चाइनीज बसाने, भाई ग्वादर में 1 मिलियन चाइनीज को करना क्या है? तुम्हें पोर्ट मिल गया, बात खत्म, तुम लोग क्यों बसा रहे हो वहां पे? ये पाकिस्तान की कहानी नहीं है, हर देश की कहानी है। 50 कंट्रियों को फखर भाई वो डेट ट्रैप में फंसा चुके हैं। अगर वो ऐसे ही चलते रहे, देखिए 20 कंट्रियां तो लग गई श्रीलंका की लाइन में। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आउट ऑफ 193 कंट्रीज 103 कंट्रियों ने लिखा IMF को बेल आउट के लिए। अगर चाइना को ऐसे खुला जाने दिया तो एक टाइम ऐसा को 100 कंट्रियों के डेट ट्रैप में होगी। फिर वर्ल्ड में एक ऐसा वर्ल्ड वॉर शुरू होगा जो कहीं रुका ही नहीं रुकेगा। इसलिए चाइना के बढ़ते कदम को मैं तो ये कहूंगा इकोनॉमिक टेररिज्म को रोकने के लिए इससे अच्छी कवायद और कुछ है नहीं। और जैसे ही इनिशिएटिव चलेगा और जो इसमें कंट्रियां शामिल हैं, मुझे बताइए ये $600 बिलियन तो कुछ नहीं हो सकता, $2-3 ट्रिलियन का भी फंड खड़ा हो सकता है। उस फंड के साथ, कंबाइंड फंड, दुनिया के फंड के साथ चाइना कभी कंपीट कर ही नहीं पाएगा। ये चाइना के किले में एक और सेन लग गई, जनरल सेक्रेटरी जी आज फिर परेशान होगा। ये हुआ क्या? और फखर भाई फिर वही मॉडस ऑफ ऑपरेंडी, चाइना को हवा तक नहीं है इसकी, और उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आएगी। अच्छा मनोहर मेहर साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है वो चाइना के हवाले से, क्योंकि इस वक्त अगर हम रीजन में बात करते हैं तो चाइना के ऊपर हम बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, वो हमारे डिफेंस से रिलेटेड हो, हमारी इकोनॉमी हो या फिर सीपेक हो, हम ये बात करते हैं और सुनते भी हैं और बहुत अरसे से सुन रहे हैं। अभी वहां पे हाई लेवल डायलॉग्स हुए और वहां पर ये खबर आ रही, हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से आ रही, मेरी और आपकी तरफ से नहीं है, कि हिंदुस्तान ने हमें वहां पे एक्सक्लूड किया, आने नहीं दिया गया। तो ये कैसी हमारी दोस्ती है कि चले अरब ममालिक के साथ हम कहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि वहां से हमें साइड लाइन किया, लेकिन चाइना के साथ हिंदुस्तान का झगड़ा है। LAC के ऊपर हमने 2 साल पहले देखा कि एक दूसरे के फौजियों को मारा, दोनों साइड से कैजुअल्टीज हुई। इसके बावजूद हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस बीजिंग में चलता है और पाकिस्तान वहां पे, पाकिस्तान से किसी को नहीं बुलाया गया। मतलब क्या इसका मैं क्या कहूं कि मतलब ये दोस्ती, यहाँ पे भी कुछ चीजें जो है वो हालात गड़बड़ हो रहे हैं जिस तरह बाकी अरब कंट्रीज में हुआ हमारे साथ। देखिए फखर, मैं एक पॉइंट जो है वो आपने खुद ही उसको हाईलाइट किया चाइना का, वो मैं मिस कर गया लास्ट अपने जो मेरा टेक था आपके क्वेश्चन पे, मैं उसमें उसको मैं उसमें ऐड करूंगा। देखें, हिंदुस्तान को जो ये वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका जो अपीज करता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर चाइना फैक्टर भी है, चाइना एंगल भी है। वो क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस वो एक एज अ काउंटर वेट जो है वो उसको प्रॉप अप करना चाहते हैं, इसलिए उसका वो डिप्लोमेटिक, उसका मिलिट्री, उसका टेक्नोलॉजिकल, उसका इकोनॉमिक प्रोफाइल को वो एनहेंस करने की कोशिश करते हैं, उसको बूस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि चाइना के अगेंस्ट उसको हिंदुस्तान को खड़ा किया जाए। क्योंकि अमेरिकन को ये पता है कि उनका जो पॉलिसी है एशिया पिवट की, वो तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसमें हिंदुस्तान अपना की रोल प्ले नहीं करेगा। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा रिलेक्टेंस है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो है एक उस पर तनकीद होती है उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी पे कि उनकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी नहीं है, कि वो एक जो है वो एक पावर तो एक बन गया है, लेकिन उनको अब ये नहीं पता कि उस पावर का हमने करना क्या है, रीजन के अंदर क्या करना है, एशिया के अंदर क्या करना है, और उनका जो पॉलिसी और पॉस्चर जो है वो ग्लोबल क्या होगा, जिसकी वजह से आपको हिंदुस्तान के अंदर एक रिलेक्टेंस नजर आती है कि वो खुल के नहीं आते अमेरिका के साथ। ठीक है, अमेरिका जितना वो उनको करना चाहते हैं, आगे लाना चाहता है चाइना के खिलाफ, तो उतना वो आते नहीं। और मेरे ख्याल में अच्छा करते हैं कि अमेरिका उधर बैठा है 7 समंदर पार, अगर कोई मसला हो गया, कोई वार हो गई, तो नुकसान हिंदुस्तान और चाइना को होगा। जहां तक ये बात है समिट की, देखें हर जो पावर होती है ना, जो मेजर या ग्लोबल पावर होती है फखर, सब ने यही काम किया है कि वो जो है वो एड देते हैं, वो लोन देते हैं, और वो दूसरे जो कमजोर, जो गरीब जो नेशन है उनको ब्लैकमेल करते हैं। ये चाइना इज नॉट एक्सेप्शन। सिर्फ चाइना को सिंगल आउट करना कि चाइना ये कह रहा है, भाई अमेरिका क्या करता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, ये मार्शल प्लान, ये सारी चीजें क्या थी? अच्छा, इन कंट्रीज की तो तारीख है इंपीरियलिज्म की, इराक को तबाह किया, आपके अफगानिस्तान को तबाह किया, पूरी दुनिया में 32 कंट्रीज पे अमेरिका ने हमला किया है। चाइना ने किस पे हमला किया है आज तक? ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि चाइना के कोई अग्रेसिव कोई डिजाइन या नहीं होंगे, लेकिन बात आती है ट्रैक रिकॉर्ड की। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए, मुझे कोई कंट्री बताएं जिसपे चाइना ने, अभी मॉडर्न चाइना ने कोई हमला किया हो। ताइवान है उनका, लेकिन अभी उस पर कोई उन्होंने बायकॉट, उसको रीयूनाइट तो नहीं किया ना।
तो अगर आप बात करते हैं उसकी, तो फिर आपकी जो वेस्टर्न जो इंपीरियलिज्म है वो तो उसकी तो तारीख है पूरी। अमेरिका ने दुनिया के 32 पे 40 कंट्रीज के ऊपर हमला कर चुका है, ठीक, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ड्रोन अटैक और ये सारी चीजें। चाइना ने तो कभी नहीं किया। तो सिर्फ ये कहना कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो देखिए जाहिर बात है चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अपना बेनिफिट चाहेंगे, जियो इकोनॉमी का जमाना है, ठीक है। वो कोई वो कहते हैं ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई फ्री लंच तो नहीं होता ना कि चाइना पाकिस्तान को मुफ्त में दे दे कोई चीज या अफगानिस्तान को दे दे। भाई जाहिर बात है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनके अपने वहां पे इंटरेस्ट होंगे। वो उन नेशन को चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को किस तरह सिक्योर करते हैं, वो जो उनको स्पेस मिलती है उसमें उस डेट ट्रैप पे ना आए, ठीक है। लेकिन चाइना को सिंगल आउट करना मेरे ख्याल में ये जाती है। ये वेस्टर्न कंट्रीज क्या क्या करते रहे आज तक। हाँ, ओके। आप ये कहें पहले वो फिजिकली कैप्चर करते थे, अब वो इकोनॉमिकली कंट्रोल करते हैं नेशंस को, जो गरीब मुल्क होते हैं, जो कमजोर होते हैं। ये IMF, ये मैंने कहा ना, ये वर्ल्ड बैंक, ये क्या है, ये उनके टूल्स है, फॉरेन पॉलिसी टूल्स है उनके, जो उसको वो जो है वो यूज करते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, आप देखेंगे कंपेयर टू पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का जो ट्रेड है वॉल्यूम वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दोनों जो नेशन थे उनकी आपस में झड़पें भी हुई, काफी लोग भी उनके जो है वो मारे गए दोनों तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो ट्रेड थी वो उन्होंने उसको कंटिन्यू जो है वो किया। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर, मैंने कहा ना फकत जियो इकोनॉमी का बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, फिट नहीं आता, ठीक है। आप देखें कि हम जो है ना वो जो इकोनॉमिकली हम जो है ना क्राइसिस का शिकार है। जब तक हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम मुआशी तौर पे अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, तो हमें इतनी ज्यादा लिफ्ट नहीं मिलेगी जितनी हिंदुस्तान को मिलती है, ओके, ठीक है। फाइन। अब आप देखें, आप अपनी ट्रेड को देखें ना कि चाइना आपका सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट आपका ही है, आपकी ट्रेड चाइना से इतनी नहीं है, हिंदुस्तान की ज्यादा है आपसे ट्रेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें कुछ करनी पड़ेगी इकोनॉमिकली, हमें अपने आप को अपने पांव पे खड़ा करना पड़ेगा। पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, हम कर सकते हैं। बहुत बहुत सही बात आपने की कि इकोनॉमी मैटर करती है और आपके जेब में रखा हुआ पैसा मैटर करता है। इसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा। अब इसके लिए नहीं कि हम मतलब कहें कि ये हिंदुस्तान ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया या किसी और ने कर दिया। उनकी अपनी पॉलिसीज होंगी, वो अपनी पॉलिसीज के मुताबिक चलेंगे। हम क्या करते हैं ये हमारे लिए मैटर करेगा। लास्ट क्वेश्चन दोनों पैनलिस्ट से, सुमित जी आपसे, कि जिस तरीके से मुनव्वर मेहर साहब ने बात की कि भाई चाइना अगर कुछ कर रहा है तो लाजमी सी बात हो पैसा लगा रहा है। बाकी दुनिया भी, अमेरिका हो या बाकी दुनिया हो, ये करते हैं कि यार अगर चाइना को या किसी और को मतलब उन्होंने हैंडल करना है तो उसके लिए कोई ना कोई तो उनको चाहिए। पहले पाकिस्तान करता था, अब हिंदुस्तान क्योंकि एक ज्यादा उनके साथ अच्छे ताल्लुकात है अमेरिका के साथ भी और बाकी वेस्ट के साथ भी, तो उनको लगता है कि अगर चाइना को हमने कोई मतलब जोर आजमाई करनी है चाइना के खिलाफ, तो उसके लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क हमें नहीं मिल सकता। मतलब आप इस बात से एग्री करते हैं कि हिंदुस्तान वही कर रहा है जो पाकिस्तान ने किया था, या हिंदुस्तान एक अलग पॉलिसी लेकर चलता है? वो ठीक है, चाइना के साथ अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाता है, डायलॉग्स भी करता है, और जहां पे जरूरत पड़ती है तो उनके साथ मतलब अगर लड़ाई होती है तो उसमें भी फ्रंट पे आता है। देखिए फखर भाई, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमेशा हैज बीन प्रो इंडिया। ये आज की बात नहीं है, शुरू की बात है। ना हमारी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान डिक्टेट करता है, ना यूनाइटेड स्टेट्स करता है, exactly. ना ही चाइना करता है। ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी व्हाटएवर इज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया वो होती है। ये हमारी शुरू से हम यही चलते। आज हम रशिया से तेल भी ले रहे हैं, अमेरिका से हथियार भी ले रहे हैं, चाइना के साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। हमारा दोस्त ईरान भी है, हमारा दोस्त पैलेस्टाइन भी है, हमारा दोस्त इसराइल भी है। हम अफ्रीका से भी बिजनेस करते हैं, मिडिल ईस्ट से भी बिजनेस करते हैं। अब I2U2 में इंडिया का आने का मतलब क्या है? इंडिया इज अ पावर इन मिडिल ईस्ट। INSTC का मतलब क्या है? इंडिया इज अ पावर इन यूरोप। अब INSTC जर्मनी तक जाएगा। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत हमें चाइना के साथ भी नहीं। चाइना को आपको एक अलग पर्सपेक्टिव में समझना पड़ेगा। देखिए, मैं अमेरिका ने भी 33 कंट्रियों पे 54 बार बॉम्बिंग की है डेमोक्रेसी के नाम पे, मैं ये मानता हूँ, ये मैं आपको पहले भी कई बार कह चुका हूँ। बट अमेरिका का हमेशा कंट्रोल रहा इकोनॉमिक। वो इकोनॉमिक डोमिनेंस चाहता है, मेरे लिए मार्केट बने। अमेरिका का टेरिटोरियल इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका जर जमीन और जोरू, जर जमीन और जोरू, जानते हैं ना आप, उस पे कब्जा नहीं चाहता। जबकि चाइना की नजर 3 पे, लैंड, लेडीज एंड लेजिटिमेसी। फर्क है। चाइना हैज टेरिटोरियल एम्बिशंस। वो कहते हैं हमारे पास और कंट्रियों को हम खा जाए। आप इनर मंगोलिया को कौन खा गया? चाइना। तिब्बत को कौन खा गया? चाइना। ताजिकिस्तान को कौन खा गया? चाइना। 45 ताजिकिस्तान अब भी कहता मेरा चाइना। 10 कंट्रियों के साथ बॉर्डर मिलता, 22 कंट्रियों के साथ डिस्प्यूट है।
चाइना चाहता है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स को भी खा जाऊं, इंडिया को भी खा जाऊं, पाकिस्तान भी खा जाऊं। चाइना की मंशा दुनिया पे राज करने की, उनका बस चले वो यूएसएसआर को भी खा जाए। बाकियों का इंटरेस्ट होता है इकोनॉमिक में, हमेशा मानता हूं, एग्री, मैक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स इज डिटरमाइंड बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो मैं शुरू से कहता रहा हूं। बट अगर मैं आपके साथ बिजनेस करूं और चाहूं यार मैं 75 पैसे मैं कमाऊं, 25 आपको दूं, उसको बिजनेस कहेंगे, ठीक है। अगर मैं चाहूं मैं आपका घर जमीन गिरवी रखूं और आप मेरे गुलाम बन जाओ, बिजनेस नहीं है। अगर मेरी आपकी जमीन पे नजर है, आपके घर पे नजर है और आपके और चीजों पे नजर है, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस में आप 80-20 कर सकते हो। मैं अमेरिका को सपोर्ट नहीं करता, बट उनकी नजर जर, जमीन और जोरों पे नहीं है, जबकि चाइना की नजर तीनों पे। आप बताइए उग्रों के साथ क्या किया चाइना ने? वो उगर बेचारा ताजिकिस्तान का ही तो है, तुमने उसकी टेरिटरी खाई, तुम उसका क्या हाल करे? वो हांगकांग वाले पे भरोसा करते हैं, मंगोलियन पे भरोसा करते हैं, नहीं करते। मकाऊ वाले पे भरोसा करते हैं, तिब्बती पे भरोसा करते हैं, ताइवानी पे भरोसा करते हैं। किस पे भरोसा करते हो? एक्सेप्ट Han Chinese, दे डू नॉट ट्रस्ट एनीबडी। ये एक डेंजरस चीज है कि पूरी दुनिया पे हमें काबिज होना। इकोनॉमिक डोमिनेंस एक अलग चीज है। इकोनॉमिक डोमिनेंस की भाई मैं 80% खाऊं, तुम्हें 20% ही दूं, या तुम्हारी कंट्री मेरा मार्केट बन जाए। बट एक मॉडर्न डे में कॉलोनिया बनाना एंड यूजिंग इकोनॉमी एज अ टूल, दिस इज इकोनॉमिक टेररिज्म। मुझे बताइए आज तक किस कंट्री ने 50 कंट्रियों को डेट ट्रैप में लाया? नहीं लाया ना। आप बताइए, इन्होंने जिम्बाब्वे का एयरपोर्ट $200 मिलियन में ले लिया। $200 मिलियन में एक ही एयरपोर्ट था, ले लिया इन्होंने। $200 मिलियन में तो उसके पार्किंग राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये जितनी भी चीजें हो रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात मैं जो बाइडेन से आज पूछता हूँ, कई बार अपने नेशनल टीवी पे पूछ रखा हूँ, भाई ये वायरस कहाँ बना था? जिसने 1 मिलियन अमेरिकन बनाया, वो वायरस कहाँ बना था? आज अमेरिका के मुंह से वुहान का नाम नहीं निकलता, वो वायरस तो वुहान में बना था। जब ऐसी चीजें दुनिया में आती है, वेयर योर सोल मोटिव इज नॉट इकोनॉमिक डोमिनेंस और बेटर ट्रेड और बेटर प्रॉफिट, यू वांट टू dominate the entire world, their culture, their religion, their ethos, their mind. That is what is danger about China. Economic dominance से इतना डर नहीं लगता। ओके, अच्छा, अब मनोहर साहब एक मतलब लास्ट क्वेश्चन है। एक तो ये है कि मतलब हमें ये अभी रिसेंटली डायलॉग में क्यों नहीं बुलाया गया? सेकेंडली ये कि हमारी पॉलिसी अभी तक 75 ईयर्स हमें हो गए, पहले शायद 90s तक बेहतर हम चलते रहे, दुनिया हमें बड़ा सीरियस लेती रही। ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान शुरू से 1947 से ऐसा चलता आ रहा है, लेकिन लास्ट 20 या 25 ईयर में ऐसी कौन सी कमजोरियां हमारे अंदर आई, कौन सी बड़ी गलतियां हमने की, जिसकी वजह से हम मतलब वो पोजीशन हमारी नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया हमें बिल्कुल नहीं बात करती है, लेकिन वो पोजीशन हम खो गए हैं जो हमारे पास हुआ करती थी, उसको बेहतर करने की जरूरत थी। उसको हमने मतलब उससे 10 कदम पीछे हम चले गए। क्या ऐसी गलतियां आपको नजर आई और हिंदुस्तान ने ऐसा क्या बेहतर किया कि वो आगे चले गए और हम पीछे रहे? इवन बांग्लादेश का भी जिक्र करूंगा यहाँ। देखिए, सबसे बड़ी जो हमने गलती की, वी फेल टू अंडरस्टैंड कि आफ्टर द कोल्ड वॉर दुनिया जो है ना वो शिफ्टेड टू द जियो इकोनॉमी। जियो इकोनॉमी में यानी कि आपने अपना जो लेंस है ना, आपने वो उधर से हटा के आपने जियो स्टडीज उधर, उसमें क्या करना, उसमें आपने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हमने प्रायोरिटी नहीं बनाया फखर 90s के बाद। अगर उसको प्रायोरिटी बनाते तो आज हम देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, 22 करोड़ का मुल्क है, रिसोर्सेज है, हर चीज है पाकिस्तान के पास। लेकिन आज आप देखें बांग्लादेश भी आपसे आगे चला गया है। वहां 2000 उनकी पर कैपिटा है, आपकी 1200 है। वो $40 बिलियन की उससे ऊपर जो है ना वो एक्सपोर्ट्स करते हैं। आप मुश्किल से जो है वो 25-30 की करते हैं, ठीक है, ताकि वहां पे कॉटन भी नहीं होती, वो आपसे ज्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं। उसकी रीजन ये कि उन्होंने उसको प्रायोरिटी बनाया जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। हमने वो नहीं किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ना करने की वजह से फिर जो है ना ज्यादा वो फिर मसले मसाइल हो जाते हैं, इंटरनल मसले मसाइल होते हैं, फॉरेन पॉलिसी पे आप कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, आपको कोई फिर सीरियस नहीं लेता। तो ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि हमने उसको वो किया। दूसरी चीज हमने ये की कि 80s के बाद हमने जो अपने आप को इन्वॉल्व किया अफगान जिहाद के अंदर, जिया-उल-हक के जमाने में, उसने जो इस्लामाइजेशन के नाम पे मुआशरे के साथ, सोसाइटी के साथ किया, उसका अभी तक हम भुगत रहे हैं। यही काम हिंदुस्तान के अंदर अब मोदी कर रहा है। वहां पे जो वो हिंदुआइजेशन कर रहा है हिंदुस्तान की जो रियासत की, ठीक है, वो जो कांग्रेस ने एक बीज बोया था, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, अपनी इकोनॉमी को मनमोहन सिंह ने ओपन अप किया, और वो जो हिंदू रेट ऑफ जो एक ग्रोथ जिसको एक तंजन कहा जाता था कि इतना ज्यादा स्लो था, वो जो उसने वो ओपन अप किया और वो स्पीड अप किया, उसको मोदी की जो पॉलिसीज हैं वो वही काम कर रही है जो जिया-उल-हक ने हमारे साथ किया। तो वो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि मोदी इज द जिया-उल-हक ऑफ इंडिया, ठीक है,
कि अगर हिंदुस्तान ने अपनी ये जो पॉलिसीज कंटिन्यू की तो वो जो उसके जो इकोनॉमिक गेन्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये पाकिस्तान उसके जो है वो सामने है एक चीज। दूसरा आपका क्या था? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब चाइना जिस तरीके से हमें ये रिसेंटली डायलॉग में नहीं बुलाया, हम बैक फुट पे शायद इस वजह से, क्योंकि हम मतलब सऊदी अरेबिया और चाइना 2 ही ऐसे कंट्रीज है जिससे हम मतलब मुसलसल पैसे मांग रहे हैं पिछले 3-4 साल, बल्कि इससे भी शायद ज्यादा हो गया है, या इंडिया देखिए का आपने इन्फ्लुएंस वहां पे इतना ज्यादा था। देखिए आपने खुद ही जवाब दे दिया। पाकिस्तान के आजकल जो सबसे बड़ा मसला है ना, फॉरेन पॉलिसी का इंटरनल मसला, वो हमारी इकोनॉमिक वीकनेस है। ठीक है, इंटरनल जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो इन्फ्लेशन है, उसकी वजह भी यही है, और जो हमारी वीक फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह भी ये है। जब आप जो है वो इन कंट्री से आप जब कर्जा लेंगे, लोन लेंगे, एड लेंगे, उनके लिए आप इनको रिक्वेस्ट करेंगे, तो जाहिर बात है आप जो है ना, वो कहते हैं ना कि किसी से आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए आपका कद बराबर होना चाहिए। अब चाइना जितना तो कद आपका नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम अगर आप इकोनॉमिकली अपने पांव पे होते तो वो कंट्रीज आपको सीरियस लेंगे। देखें, चाइना हिंदुस्तान को एज अ कस्टमर देखता है, इसलिए तो उन्होंने अपनी ट्रेड को खत्म नहीं किया, दोनों ट्रेड कर रहे हैं। चाइना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अमेरिका का, कितनी ज्यादा उनकी आपस में जो है वो एक राइवलरी है और वो जो ब्लैक कंपटीशन है। तो ये जमाना है इकोनॉमी का। आप अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, इकोनॉमी को आप एज अ टूल यूज करें और इकोनॉमी को एज अ ऑब्जेक्टिव आप उसको सिक्योर करें फॉरेन पॉलिसी के। जब तक हम इस तरफ नहीं आएंगे तो हमारी सिचुएशन जो है ना, ये और ज्यादा जो है हमारी जो स्टैंडिंग है वो खराब होगी और वीक होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच सुमित पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। बात और भी बहुत हो सकती है, एंड मुनव्वर मेहर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये डिस्कशन, क्योंकि ये जो डिबेट है ये आज तो मतलब यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं, लेकिन आइंदा किसी और टाइम बहुत सारी चीज़ें इस रीजन में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना या अफगानिस्तान को हम मतलब नहीं भूल सकते, एक्सक्लूड नहीं कर सकते। बहुत सारे मसाइल हैं, क्या क्या हो सकता है, बेहतरी किस तरीके से लाई जा सकती है, इस पर आइंदा भी डिस्कशन जो है हमारी जारी रहेगी। दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू टू बोथ ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।